हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इजी कॉमर्स ज्ञान यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। गाइस, आज की इस वीडियो में प्रबंध की प्रकृति और प्रबंध के स्तर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध कला के रूप में। कला का अभिप्राय उपलब्ध ज्ञान के दक्षतापूर्ण प्रयोग से है, अर्थात कला इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग से है। इसे अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध कला के रूप में विशेषता निम्न है। पहला, सैद्धांतिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान। कला हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है। इस ज्ञान के आधार पर एक व्यक्ति यह समझ सकता है कि किसी विशेष काम को कैसे पूरा किया जा सकता है। दूसरा, व्यक्तिगत प्रयोग। उपलब्ध सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग विभिन्न लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। जैसे दो शिक्षक, दो अभिनेताओं तथा दो लेखक की अपनी कला का प्रयोग में विभिन्नता होगी। तीसरा विशेषता, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। जिस प्रकार कला को लगातार अभ्यास से सुधारा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंधक की कुशलता भी अभ्यास एवं अनुभव से सुधरती है। अब प्रबंध विज्ञान के रूप में। विज्ञान का अभिप्राय उस व्यवस्थित ज्ञान समूह से है जो अवलोकन तथा प्रयोगों द्वारा कुछ सिद्धांत पर आधारित किए जाते हैं। अब विज्ञान के रूप में विशेषता निम्नलिखित है। पहला, व्यवस्थित ज्ञान समूह। विज्ञान के लिए क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित ज्ञान समूह का होना आवश्यक है। प्रबंध भी एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है। अब दूसरा, प्रशिक्षण पर आधारित। वैज्ञानिक सिद्धांत कई वर्षों के शोध, परीक्षण, प्रयोग तथा अवलोकन के बाद प्राप्त होते हैं। ठीक उसी तरह प्रबंध के सिद्धांत भी प्राप्त होते हैं। अतः विज्ञान की तरह प्रबंध में भी प्रशिक्षण पर आधारित सिद्धांत हैं। तीसरा, व्यापक वैधता। वैज्ञानिक सिद्धांत सत्य पर आधारित होते हैं और इन्हें हर परिस्थिति में हर समय लागू किया जा सकता है। अब पेशे के रूप में। इसका अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। जैसे डॉक्टर, शिक्षक। प्रबंध की पेशा के रूप में विशेषता निम्नलिखित है। पहला, भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह। सभी पेशे भली भांति परिभाषित ज्ञान समूह पर आधारित होते हैं, क्योंकि अलग अलग पेशे के लिए अलग अलग ज्ञान तथा अलग शिक्षा होती है, जिसे काफ़ी समय की पढ़ाई के बाद प्राप्त किया जाता है। दूसरा, प्रतिबंधित या अवरोधित प्रवेश। पेशे में हर कोई आसानी से प्रवेश नहीं ले सकता है, क्योंकि इसमें प्रवेश प्रतिबंधित होता है। केवल परीक्षा या शैक्षणिक योग्यता द्वारा ही प्रवेश संभव है। तीसरा, सेवा उद्देश्य। प्रबंध की तरह पेशे का मुख्य उद्देश्य सेवा उद्देश्य होता है, क्योंकि इसमें ग्राहकों को सेवा प्रदान की जाती है। जिससे डॉक्टर का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को सेवा करना, जिसके बदले उचित चार्ज लेते हैं। चौथा, नैतिक आचार संहिता। सभी पेशे की अपनी एक अलग नैतिक आचार संहिता होती है। उसका पालन हर पेशेवर को अवश्य करना होता है। अब एक नोट, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रबंध के लिए किसी भी प्रकार की विशेष डिग्री अथवा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तथा न ही किसी प्रकार की नैतिक आचार संहिता का पालन करना होता है। प्रबंध पेशे की सभी विशेषताओं को पूरा नहीं करता है, इसलिए प्रबंध पेशा है, परंतु पूरी तरह पेशा नहीं है। अब प्रबंध के स्तर को देखते हैं। प्रबंध के 3 स्तर है। पहला, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंध इत्यादि लोग आते हैं। और मध्य स्तरीय प्रबंध में विभागीय प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक आते हैं। और निम्न स्तरीय प्रबंध में पर्यवेक्षक तथा फोरमैन। अब इसको देखते हैं।
उच्च स्तरीय प्रबंध पहला, यह संगठन के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इसके अंतर्गत संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंध संचालक इत्यादि लोग सम्मिलित होते हैं। इनके कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य, उद्देश्य निर्धारित करना। देखिए, उच्च स्तरीय प्रबंध संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। ये उद्देश्य का निर्धारण करता है उच्च स्तर। जैसे कंपनी की बिक्री को आगामी वर्षों में 1000 करोड़ रुपये के पार ले जाने का उद्देश्य निर्धारित करता है। अब दूसरा, नीतियों का निर्धारण करना। उद्देश्य प्राप्ति हेतु नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे केवल नगद बिक्री की जाएगी। संसाधन जुटाना। तीसरा, संसाधन जुटाना। उद्देश्य प्राप्ति हेतु विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, जैसे पूंजी, माल, स्थायी संपत्ति आदि की व्यवस्था करना। बजट का अनुमोदन करना। विभिन्न प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए बजट का अंतिम रूप दिया जाता है, अर्थात अनुमोदन किया जाता है। अब क्रियाओं का निर्धारण करना। उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, जैसे क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन आदि। अब प्रबंध के मध्यस्तरीय प्रबंध। दूसरा, मध्यस्तरीय प्रबंध को आमतौर पर विभाग प्रमुख, परिचालन प्रबंधक आदि के नाम से जाना जाता है। ये उच्च प्रबंधन के अधीन काम करता है। इसके अंतर्गत डिविजनल अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, प्लांट सुपरिटेंडेंट तथा कार्यात्मक प्रबंधकों को सम्मिलित किया जाता है। इनके कार्य निम्नलिखित है। पहला, नीतियों की व्याख्या करना। इस स्तर पर उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की गई नीतियों की व्याख्या किया जाता है। दूसरा, संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। मध्य स्तर का प्रत्येक प्रबंध अपने उद्देश्यों के संदर्भ में अपने विभागों का ढांचा तैयार करते हैं। अब निर्देश जारी करना। विभाग या प्रबंधक अपने अधीनस्थों को बताते हैं कि उन्हें क्या और कैसे करना है। अधीनस्थों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे अपने काम को बिना रुकावट के कर सके। कर्मचारियों की नियुक्त करना। प्रत्येक विभाग के प्रबंधक अपने विभाग की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वांछित कर्मचारियों को नियुक्त करता है। अब अगला, समन्वय स्थापित करना। कंपनी के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय का होना जरूरी है, तालमेल का होना जरूरी है, और यह काम मध्यस्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। अब तीसरा, निम्न स्तरीय या परिचालन प्रबंधक। इसके अंतर्गत विभिन्न फोरमैन व पर्यवेक्षकों को सम्मिलित किया जाता है। ये उच्च तथा निम्न प्रबंधक के दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं। इनके कार्य निम्न है। पहला, उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा कार्यस्थल पर निरीक्षण करते रहना चाहिए, जैसे पानी, बिजली, सफाई, ये सब का परीक्षण हमेशा करते। दूसरा, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा का ख्याल रखना निम्न स्तरीय प्रबंधकों की जिम्मेदारी होती है। तीसरा, मध्यस्तरीय प्रबंधकों की सहायता करना। निम्न स्तरीय प्रबंधकों अपने उच्चाधिकारी प्रबंधकों को उनके कार्य अर्थात कर्मचारी के चयन प्रशिक्षण में मदद करते हैं। चौथा, कर्मचारियों से विभिन्न कार्यों से संबंधित सुझाव लेना। निम्न स्तरीय प्रबंधकों से कार्य करने वाले श्रमिकों से समय समय पर सुझाव लेते रहना चाहिए ताकि कार्य बेहतर ढंग से संपन्न किया जा सके। अब श्रमिकों की पीड़ा को प्रोत्साहित करना। निम्न स्तरीय प्रबंधकों का काम पर लगे लोगों से सीधा संबंध होता है। ये उनकी साधारण समस्याओं को स्वयं ही निपटा लेते हैं और यदि गंभीर समस्या होता है तो ये मध्यस्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचा देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।